हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रो अप मंत्रा। ग्रो अप मंत्रा में एक बार फिर से स्वागत है और हमारे सीटेट जुलाई 2023 के लिए आपके सामने तैयार है एक और अपनी नई क्लास। जी हाँ, हमने अपनी पिछली क्लास में ईवीएस की यानी कि पर्यावरण अध्ययन की पिछली क्लास में जिसमें हम उसको कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, उसमें हमने जाना था अपना टॉपिक जानवर यानी कि एनिमल्स, लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा होने के कारण हमने इसको 2 पार्ट में कवर करना है। तो इसलिए आज हम इसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। जो बाकी टॉपिक्स या बिंदु इसके अंदर के बचे हुए हैं उनको आज की इस क्लास में कवर करेंगे। साथ ही आपकी पेडागोजी, ईवीएस, सीडीपी, अदर टॉपिक्स की भी कुछ क्लासेस हो रही हैं, चल रही हैं। आपको पता ही है कि एक सीडीपी और एक डेली ईवीएस क्लास मिल रही है। एक एक दिन के गैप पर एक दिन ईवीएस तो एक दिन सीडीपी की क्लास मिल रही है। और पेडागोजी हम लगभग कवर कर चुके हैं अपनी। अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वहां से जाकर आप उनको अटेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं साथियों अपने आज के सेशन की ओर। बिना किसी देरी के जानवर यानी कि एनिमल्स का पार्ट 2 कवर करेंगे और हमारी क्लास होगी आज ईवीएस की ये 3rd। आपको याद हो तो हमने अपनी पिछली दूसरी क्लास में क्लास 2 में चैप्टर स्टार्ट किया था जानवर या एनिमल्स। जी हाँ, तो उसमें हमने कुल 20 जानवरों से रिलेटेड या 20 बिंदुओं पर चर्चा कर ली थी। तो उसी से आगे, उसी क्रम में हम आगे आज अपना कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमारी अगली क्लास में, आज क्लास तीसरी में, आज जानवर क्लास का पार्ट 2 कह सकते हैं आप, स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने पहला बिंदु आ चुका है, तो आज की क्लास का पहला होगा, लेकिन चैप्टर की दृष्टि से पॉइंट नंबर 21 होगा। तो आपके सामने आज का पॉइंट बिल्कुल शुरू करते हैं और जानते हैं। तो साथियों, आपके सामने है गैंडा। जी हाँ, गैंडा। तो गैंडा जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल में पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। जी हाँ साथियों, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, जो स्थल मंडल में सबसे बड़ा जानवर है वो हाथी है। जी हाँ, स्थल मंडल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन है? वो कौन है? हाथी है। वहीं बात करें दूसरे नंबर पर किसका स्थान है, तो हाथी के बाद स्थल मंडल के आधार पर दूसरा स्थान आता है गैंडा का। और साथियों याद रखेंगे, जैसे हाथी हमारा शाकाहारी है, उसी प्रकार से गैंडा भी हमारा एक शाकाहारी जीव है। जी हाँ, बहुत से लोगों को भ्रांति है कि जो गैंडा है शायद वो मांसाहारी जीव है, लेकिन नहीं साथियों, जो गैंडा है वो यह क्या है? शाकाहारी होता है। तो गैंडा क्या है? स्थल मंडल में पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। और कैसा जानवर है? यह एक शाकाहारी जानवर है। इसकी आयु लगभग 50 साल की होती है। जी हाँ, जो गैंडे की आयु है वो लगभग 50 साल की होती है। वहीं बात करें तो इसके सींग इसके नाक के ऊपर होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में आपके सामने देख पा रहे होंगे। तो इसके सींग इसके नाक के ऊपर होते हैं। यह एक सींग वाला भी हो सकता है और 2 सींग वाला भी। जी हाँ, जो हमारा गैंडा है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सींग वाला गैंडा और 2 सींग वाला गैंडा। जी हाँ, और इनकी जो त्वचा होती है, जो चमड़ी होती है, वो काफी मोटी होती है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो गैंडे की जो त्वचा है उस पर बंदूक से गोली चलाने पर भी वो नीचे गिर जाती है या घुस नहीं पाती है। ठीक है, तो इसकी जो त्वचा है या चमड़ी है वो काफी मोटी होती है और लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सींग वाले और 2 सींग वाले। और सींग भी कहाँ होता है? इनकी नाक पर। जी हाँ, अक्सर साथियों देखा होगा अपने आसपास आपने, किसी बच्चे, किसी साथी, किसी दोस्त के जब नाक पे फुंसी या फोड़ा निकल जाता था तो हम उसको क्या कहते थे? गैंडा। क्यों कहते थे? क्योंकि नाक पर तो सींग जैसा आकृति किसके होती है? गैंडे के ही होती है। तो इसलिए हम उसको चढ़ाने के लिए मजाक में गैंडा गैंडा बोल दिया करते थे। इसका वजन 1 टन यानी कि 1000 किलो से भी ज्यादा होता है। 1 टन यानी कि 1000 किलो यानी कि 10 कुंटल से भी ज्यादा होता है। तो साथियों, गैंडे से संबंधित हमने इतनी बातें जानी। अब चलते हैं अपने अगले जानवर की ओर, जिराफ की ओर। जी हाँ, जिराफ आपके सामने है, लंबी गर्दन वाला। यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर है। जी हाँ, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर कौन है? तो आंसर होगा जिराफ। जी हाँ, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर जिराफ। इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है। अगर हम फीट में बात करें तो लगभग 15 फुट से भी ऊंचा, जबकि सामान्यतः हमारे घरों की जो ऊंचाई होती है, जो छत तक होती है, वो 10 से 11-12 फीट तक होती है। तो यानी कि 1 मंजिल से भी ऊंचा इनकी जो है ऊंचाई होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है।
इसकी आयु लगभग 25 साल होती है। कितनी होती है? 25 साल इनकी आयु होती है। और एक दिन में एक बड़ा जिराफ लगभग 45 किलोग्राम पत्तियां और घास खा जाता है। और साथियों, जिराफ कैसा जानवर है? एक शाकाहारी जानवर है, जैसा कि आप समझ ही पा गए ये होंगे। साथियों, जब जिराफ चलता है तब इसके एक तरफ के दोनों पैर पहले आगे बढ़ते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं। अर्थात साथियों, बात समझ में नहीं आई होगी। तो जब ये चलते हैं तो जैसे इनका लेफ्ट साइड के दो पैर हो गए, आगे वाले पीछे वाले, तो पहले वो दोनों एक साथ उठेंगे और राइट साइड के जो दोनों पैर हैं वो अपनी जगह पर स्थिर हैं। लेफ्ट साइड के दोनों पैर उठेंगे और उठा के वो आगे रख लिए जाएंगे। फिर राइट साइड के दोनों पैर उठेंगे और लेफ्ट साइड के क्या रहेंगे? जमे रहेंगे। और फिर इस तरीके से सामान्यतः जानवर जो चलते हैं उस प्रकार से चलते हैं कि आगे पीछे के पैर उठते रहते हैं, लेकिन इनके आगे पीछे के ना उठ के लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग ये चलने का काम करते हैं। तो जिराफ के लेफ्ट दोनों पैर एक साथ उठेंगे, राइट स्टेबल रहेगा, और जब राइट के उठेंगे तो लेफ्ट स्टेबल रहेगा। इस प्रकार से जिराफ चलते हैं। यह बहुत ही कम सोने वाला भी एक जानवर है और दिन में लगभग सिर्फ 2 ही घंटे सोता है। जैसे 3 से 4 घंटे हाथी सोता था, वहीं बात करें अगर जिराफ की तो ये उससे भी कम मात्र 2 घंटे ही सोते हैं। तो ये सबसे लंबा जानवर भी है हमारा जिराफ। सबसे ऊंचा जानवर पृथ्वी का, 5 मीटर इसकी ऊंचाई, लगभग 25 साल इसकी आयु होती है, 45 किलोग्राम लगभग भोजन कर लेता है। दोनों तरफ के पैर एक साथ नहीं चलते हैं, पहले लेफ्ट के फिर राइट के, इस प्रकार से चलते हैं और बहुत ही कम यानी कि लगभग दिन में सिर्फ 2 ही घंटे सोता है। वहीं अगला बिंदु आपके सामने है रजत मछली। जी हाँ, रजत मछली। तो रजत मछली को छोड़कर सारी मछलियां पानी में रहती हैं। अर्थात ये मछली बेशक है या एक प्रकार से इसको मछली बोला गया है रजत मछली को, लेकिन ये कैसी मछली है जो जमीन पर भी रह सकती है। और सही मायने में अगर बात करें तो रजत मछली वास्तव में कीड़ा है। जी हाँ, रजत मछली क्या है? एक कीड़ा है। तो साथ ही एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं, रजत मछली को छोड़कर सारी मछलियां पानी में रहती हैं। अर्थात रजत मछली पानी में के बाहर भी रह सकती है, जमीन है। रजत मछली क्या है? एक कीड़ा है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर, सांप। जी हाँ, तो सांप की अगर हम बात करें तो इनके दांत होते हैं, परंतु ये भोजन को पूरा निगल लेते हैं। होने को तो सांप के दांत होते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने भोजन को चबाकर नहीं खाते हैं। कैसे खाते हैं? वो एक बार में यूं ही निगल लेते हैं, आगे की अंदर की तरफ सटक लेते हैं। जैसे कभी कभी हम भोजन को बिना चावे मुंह में रख के एकदम से सटक लेते हैं, बेशक हमारे मुख में दांत हैं, तो वही प्रकृति सांप की है कि उसके मुख में दांत होते हैं बेशक, लेकिन वो दांतों का प्रयोग करके कभी भोजन नहीं खाते। सिर्फ दांतों का प्रयोग तो वो काटने के लिए करते हैं, अपने जहर को दूसरे के शरीर में इंजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। भोजन को तो वो एक साथ पूरा निगल लेते हैं। और साथ ही जान लेंगे कि इनके कान नहीं होते हैं। जी हाँ, सांप के कान नहीं होते हैं। ये जमीन पर हुए कंपनों को महसूस करते हैं, और ऐसा बताया जाता है अपनी जीभ या त्वचा से ही इन चीजों को, ये कंपनों को महसूस कर लेते हैं, ना कि इनके कोई कान होते। आप कहोगे आप बीन बजाने पर सांप को कैसे पता चल जाता है? तो वो इन कंपनों को अपनी त्वचा या जीभ आदि से महसूस करते हैं, ना कि कानों से सुनते हैं। साथियों, सभी जानते हैं कि सांप हमारे कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, कितने भयंकर से 2 दांत होते हैं, नुकीले। एक्चुअल में ये खोखले दांत होते हैं जो इनके ऊपर एक पोटली से अटैच रहते हैं, जिसमें जहर भरा रहता है। तो जब भी किसी को काटते हैं तो उन खोखले दांतों में जैसे कि इंजेक्शन लगाते हैं किसी के, तो उसमें से दवाई आकर के निडल के माध्यम से चली जाती है बॉडी में। उसी प्रकार से जो इनके शरीर में, इनके मुख के ऊपर जो माथे पर एक जहर की पोटली है, उसका जो जहर है वो इन दांतों के सहारे व्यक्ति के शरीर में या किसी जानवर के शरीर में चला जाता है, जिसके कारण उनके रक्त में जो है जहर की मात्रा मिलने के कारण वह व्यक्ति मर जाता है। तो ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं। और साथियों, एक जानकारी की एक और महत्वपूर्ण बात कि जो सांप काटने की दवाई बनाई जाती है वो भी इन्हीं के जहर से ही बनाई जाती है। जैसे कहते हैं ना साथियों, लोहे को लोहा काटता है, उसी प्रकार से सांप के काटने की दवाई भी इन्हीं के जहर के द्वारा ही बनाई जाती है। आपने देखा होगा, जैसा कि आप एक पिक्चर में इसमें देख पा रहे हैं कि ये सांप को पकड़ा हुआ है और एक बर्तन से गिलास पर ये इसको मुंह इन्होंने इसका अटैच कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये अपना जहर छोड़ता है, इसको सोचता है ये अटैक कर रहा है, अपने बचाव के संदर्भ में सोचते हुए इसमें से अपना जहर उगल देता है, जो कि इसमें
पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है। बाद में इसी को स्टोर करते हुए, इसी को प्रोसेस करते हुए सांप के काटने की दवाई आदि बनाई जाती है। और साथियों सिर्फ दवाई जो है इसकी सांप के काटने के लिए ही नहीं बनाई जाती, विभिन्न बीमारियों या चिकित्सा संबंधी कार्यों में भी प्रयोग की जाती है। जैसे कि आपकी कैंसर आदि संबंधी रोगों में भी सांप के जहर से दवाई बनाई जाती है, जो कि कीमोथेरेपी आदि के नाम से जिसको जाना जाता है, उन सभी में कहीं ना कहीं प्रयोग की जाती है। तो सांप काटने की जो दवाई है वो सीरम जो होता है वो सांप के जहर से ही बना होता है। याद रखिएगा साथियों, हमारे देश में, भारत में कुल ऐसी 4 ही सांप की प्रजातियां हैं जो कैसी हैं, जहरीले सांप हैं। जी हाँ, हमारे भारत में विभिन्न सांप की प्रजातियां हैं, लेकिन ऐसी प्रजातियों की संख्या कुल 4 है जो जहरीले होते हैं। उनका नाम है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, नाग यानी कि कोबरा सांप, दुबई जिसे आप कहते हैं, दुबई भी कह देते हैं, जो 6 महीने एक मुंह की तरफ चलती है, एक 6 महीने दूसरे मुंह से चलती है। एक है कुरैत जो धारीदार सांप होता है, आपके सामने दिख रहा है, और एक अपाई जिसपे चकते चकते से बने रहते हैं। तो ये 4 ही हमारे आसपास सांपों की प्रजातियां हैं जो जहरीले सांप होते हैं। तो उनके नाम हैं नाग या कोबरा जिसका फन होता है, दुबई जो 6-6 महीने, दुबैया या दुमई भी कह देते हैं, जो 6-6 महीने अपने एक मुंह से चलती है, इसके 2 मुंह होते हैं। तीसरा कुरैत जिसपे धारी होती हैं, और चौथा है अफाई जिसपे चकते चकते से बने होते हैं। तो साथ ही याद रखना है, हमारे देश में कुल 4 ही प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, दुबई, कुरैत और अफाई। चलते हैं अगले बिंदु की ओर, कोबरा सांप। जी हाँ, याद रखना है साथियों, अभी हमने बात की थी कोबरा की, तो कोबरा सांप की एक विशेषता है कि यह सांप जो है घोंसला बनाता है। जी हाँ, यह सांप कैसे रहता है, घोंसला बनाकर रहता है। बाकी सभी सांप बिल बनाते हैं, लेकिन कोबरा सांप जो है वो घोंसला बनाना पसंद करता है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर, अजगर। जी हाँ, अजगर सबसे लंबा जीव है। जी हाँ, अजगर सबसे लंबा जीव है। इसकी लंबाई 30 फुट तक होती है। देख रहे हैं ना आप, 1 2 3 4 5 6 7 6-7 आदमियों ने इसको पकड़ा हुआ है लाइन से, यानी कि काफी लंबा और काफी वजनदार होता है हमारा अजगर। अजगर सबसे लंबा जीव है, इसकी लंबाई 30 फुट तक हो सकती है। ये किसानों का मित्र भी कहा जाता है। जी हाँ, किसानों का इसको मित्र या फ्रेंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहे जो होते हैं खेतों में, क्षेत्र फसल उसमें जो है जहाँ फसल हो रही होती है, वहां पर जो भी चूहे आदि होते हैं उनको ये क्या कर जाता है, खा जाता है, जिसके कारण किसानों की फसल जो है वो नष्ट होने से बच जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं इसको किसानों के मित्र भी कह देते हैं। वैसे वाला मित्र नहीं है कि उसके साथ बैठता उठता खाता पीता है, कहने का मतलब किसानों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको खा जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं किसानों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है, इसलिए अजगर को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। साथियों, अगला है हमारा केंचुआ। जी हाँ, केंचुआ भी हमारा, अगर हम बात करें तो केंचुए को भी हम कहीं ना कहीं किसानों का मित्र ही कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, क्योंकि ये मिट्टी खाने का काम करता है। तो ये खेतों में क्या करता है, जो हमारी मिट्टी होती है उसको नीचे से खोखला कर देता है, जिसके कारण मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनमें वायु उपस्थित हो जाती है और पानी आदि डालने पर वो पूरा सोख पाते हैं, मिट्टी ठोस नहीं होती है, तो फसल आदि में बहुत ज्यादा लाभ रहता है। साथ ही साथ ये जो मिट्टी को खाते हैं, जो भक्षण करते हैं, उससे जो मिट्टी उत्पन्न होती है, जो वेस्टेज के फॉर्म में उत्पन्न होती है, वो खाद का भी काम करती है। जी हाँ, तो केंचुआ ये रेंगकर चलने वाला जीव है। ये भूरे रंग का होता है। इसकी आयु लगभग 8 साल तक होती है। इसकी लंबाई 14 इंच तक हो सकती है। ये बारिश के मौसम में जमीन के ऊपर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो मिट्टियों में जो इनके बिल होते हैं, जो मिट्टी के अंदर होता है, पानी भर जाता है, तो इनको श्वसन करने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए जमीन से ऊपर रेंगते हुए में घूमते फिरते हुए दिख जाते हैं। ये मिट्टी खाते हैं और जमीन को भुरभुरी कर देते हैं, यानी कि सॉफ्ट कर देते हैं। ये भी किसानों के मित्र हैं, क्योंकि जब ये मिट्टी को भुरभुरी करते हैं तब उसमें हवा चली जाती है और फसलों के लिए जो कि लाभदायक मानी जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको अच्छे से इसके बारे में बताया भी था। चलते हैं अगले बिंदु की ओर, चिंपैंजी। जी हाँ, बैठे हैं हमारे भाई साहब चिंपैंजी। तो चिंपैंजी जी बताइए अपनी बात। तो चिंपैंजी कह रहे हैं कि मैं सबसे होशियार जानवर माना जाता हूं। जी हाँ, चिंपैंजी क्या है, ये सबसे होशियार जानवर माना जाता है। ये समूह में रहते हैं और जिसमें 30 से लेकर 80 सदस्य हो सकते हैं। जी हाँ, चिंपैंजी समझदार होशियार जानवर है। ये ग्रुप में रहते हैं और एक एक ग्रुप में 30 से 80 तक सदस्य हो सकते हैं।
जो इनके समूह का मुखिया होता है वो कौन होता है? उन्हीं जानवरों में यानी कि चिंपैंजियों में जितने भी चिंपैंजी हैं, जो सबसे ज्यादा एज का है और मेल चिंपैंजी है। जी हाँ, सबसे ज्यादा एज वाला जो भी मेल चिंपैंजी होता है वही इनके ग्रुप का कौन होता है? मुखिया होता है। इसकी आयु लगभग 50 साल तक होती है। और ये कैसे होते हैं? सर्वहारी होते हैं, अर्थात साधारण भोजन, शाकाहारी भोजन भी कर लेते हैं और मांस आदि चीजों का भी सेवन करते हैं। तो चिंपैंजी ये सबसे होशियार जानवर माना जाता है। ये समूह में रहते हैं जिसमें 30 से लेकर 80 सदस्य हो सकते हैं। समूह का मुखिया सबसे बड़ा नर होता है। इसकी आयु 50 साल तक होती है। और ये कैसे होते हैं? सर्वहारी होते हैं। चलते हैं अपने अगले बिंदु स्लॉथ की ओर। जी हाँ, स्लॉथ। तो स्लॉथ क्या है? स्लॉथ जो है वो भालू की तरह ही दिखाई देते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, भालू जैसा ही होता है स्लॉथ, परंतु भालू से अलग होते हैं। क्या अलग है इसमें? कि ये दिन में थोड़े से अलग हैं लेकिन भालू जैसे ही दिखाई देते हैं। ये इसकी एक और विशेषता है कि ये दिन में 17 से 18 घंटे सोता है। जी हाँ, इसकी भी हम जो विशेषताएं पढ़ेंगे आपको उनको जानकर सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि बड़ा आलसी टाइप का जानवर है। स्लॉथ क्या है? भालू की तरह दिखाई देने वाला जानवर है लेकिन भालू से थोड़ा सा भिन्न है। कैसे? एक तो दिन में 17 से 18 घंटे सोता है, लगभग 18 घंटे सो गए, यानी कि 6 घंटे ही जागता है, सबसे ज्यादा सोने वाला। तो बेचारा हाथी 3 से 4 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, और ये भैंस से सोते हैं 17 से 18 घंटे। जी हाँ, बहुत ज्यादा आलसी प्रकृति का माना गया है स्लॉथ को। इसके सोने का तरीका भी भाई साहब बहुत अलग है। हाँ जी, बिल्कुल अलग। ये पेड़ से उल्टे से लटक कर मस्ती से सोता है। एक तो इतने घंटे सो रहा है, उसमें भी मस्ती में सो रहा है, उल्टा लटक के। इमेजिन करके देखो, हम सीधे नहीं सो सकते, ये उल्टा लटक के सोता है पेड़ पे। तो इसके सोने का तरीका भी कैसा है? एकदम अलग है। ये पेड़ों से उल्टे से लटक कर मस्ती से सोते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख ही रहे हैं। वहीं बात करें स्लॉथ की, तो इसकी एक और बड़ी बेहतरीन खूबी है कि जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और उस पेड़ को जब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके सारे पत्ते खत्म ना हो जाएं। या आप कह सकते हैं इतना आलसी है, उसी पेड़ पर रहता रहेगा, उस पेड़ को छोड़कर जाएगा ही नहीं। कब तक नहीं छोड़ के जाएगा? जब तक मजबूरी ना बन जाए। क्या मजबूरी बन जाती है ऐसी? तो मजबूरी बनती है भैया उस पेड़ पे पत्ते बचे ही नहीं। तो इतना भी आलसी है, 17-18 घंटे सो रहा है और उसके बावजूद कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने की नहीं सोचता। जाने की सोचता है तो तब सोचता है जब उस पेड़ पे पत्ते या भोजन उसका बचता ही नहीं है। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कब जाता है? जब उस पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं। और साथियों, उसका जीवन काल तो कहने को 40 वर्ष का होता है। कितना? 40 वर्ष का। और इस 40 वर्ष के जीवन को मात्र वो लगभग 8 पेड़ों पर ही घूम के खत्म कर देता है। यानी कि इन 40 वर्ष की आयु में लगभग 5-5 वर्ष एक ही पेड़ पर रहता है, और उस पेड़ को जब छोड़ता है, जब उसके पत्ते निवट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं सारे, फिर अगले पेड़ पर जाकर रहता है। और अपनी इस 40 वर्ष की आयु में मात्र मैक्सिमम 8 पेड़ों पर ही रहता है। और सबसे बड़ी बात, भाई साहब कितने बड़े दिलद्दर हैं, कितने बड़े दिलद्दर हैं। सप्ताह में सिर्फ एक बार ही शौच करते हैं, यानी कि फ्रेश होने के लिए, पॉटी करने के लिए, लेटरिन करने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ सप्ताह में एक ही बार उतरते हैं भाई साहब पेड़ से, वरना पेड़ पे ही टंगे रहते हैं, उल्टे सोते रहते हैं। तो वहां से देखो कितने अजीब आदमी है, पेड़ पे उल्टे सो रहे हैं, 17 से 18 घंटे सो रहे हैं, एक पेड़ से उतर के दूसरे पेड़ पे जाने का नाम ही नहीं ले रहे। जा रहे हैं तो जब जा रहे हैं मजबूरी में, कि अब तो जिस पेड़ पे पत्ते ही नहीं बचे। और उस पेड़ पे से भी नीचे कब उतर रहे हैं? हफ्ते में एक बार, जो वो भी किसके लिए? शौच करने के लिए। वो भी डेली नहीं करते भाई साहब शौच, कब करते हैं? सप्ताह में एक बार। और भाई साहब जब भी मजबूरी में सिर्फ पेड़ से उतरते हैं, वरना पेड़ से उतरते ही नहीं है। इनके सोने का समय लगभग 18 घंटे है और जागने का समय 6 घंटे, यानी कि जागने से 3 गुना समय तो ये अपना सोने में ही गुजार देते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है इसे डायग्राम के फॉर्म में, तो टाइम कैसे निकालते हैं किसी भी जानवर का? तो इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोर्शन है, यानी कि एक एक पोर्शन 2-2 आवर का है।
तो जितने शेडेड कर देते हैं उससे पता चल जाता है कि ये जानवर कितना सोता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में कभी कभी शामिल कर देता है, तो इसलिए आपको इस बिंदु को थोड़ा सा ऐड कर दिया गया है। इसी प्रकार से चाहे स्लॉथ हो या कोई भी जानवर हो, उनके भी सोने और जागने का समय इसी तरह निकाला जा सकता है। जो शेडेड है वो इनके सोने का है, जो अनशेडेड पार्ट है इसमें वो जो है जागने का होगा। चलते हैं अपने अगले बिंदु, अगले जानवर की तरफ। अगला है हमारा बाघ। जी हाँ, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। बाघ की एक क्षमता होती है कि अंधेरे में देखने की क्षमता होती है। क्या है कि बाघ हमारा अंधेरे में देख सकता है, और वो भी हमसे 6 गुना ज्यादा दूरी का देख सकता है। जी हाँ, बाघ अंधेरे में देखने की क्षमता जो है वो हमसे 6 गुना ज्यादा होती है। और साथ ही जो बाघ है उसकी मूछें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में इसकी मदद करती हैं। जी हाँ, मूछें हो तो नत्थूलाल जैसी हो। भैया ये बात तो हो गई अब खराब। कहने का मतलब है, कहना तो चाहिए कि मूछें हो तो कैसी हो? बाघ जैसी हो। जी हाँ, तो इसकी जो मूछें हैं वो अंधेरे में रास्ता ढूंढने में इनकी मदद करती हैं। इन्हें अपनी मूछों से हवा में होने वाले कंपन का भी पता चल जाता है। भाई साहब देखो इनकी मूछें कितनी वफादार हैं, कंपनों का भी बता देती हैं, जिससे इस शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पहचान कर लेते हैं। यानी कि इनकी मूछें खाली इन्हें रास्ता बताने में ही काम नहीं आ रही, इनको इनके शिकार की भी जानकारी दे रही हैं। और साथियों, जो बाघ है वो अपने इलाके में मूत्र की गंध छोड़ देते हैं। जी हाँ, एक बाघ अन्य बाघ के मूत्र की गंध को आराम से पहचान लेता है और उसी के आधार पर किनारा कर लेता है, साइड हो जाता है। भैया यहाँ तो पहले से ही बाघ है, मेरी रोटी न गलने की, मेरी दाल न गलने की। यहाँ तो भाई साहब उसको वो अपने मूत्र की गंध छोड़ने से ही औरों को अलर्ट कर देता है, यहाँ मत आना भैया, ये तो मेरा घर है या मेरी जगह है भाई साहब। ठीक है, तो बाघ अलग अलग मौके पर अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं। जब उसे गुस्सा आया होता है तो अलग तरह की आवाज निकालता है, और जब वो रोमांटिक मूड में हो, जब उसको अपनी बाघिन को बुलाना हो, तो दूसरी प्रकार की आवाज निकालता है। जी हाँ साथियों, मनुष्य ही है, बिल्कुल मनुष्य जैसी आदत ले ली। तो गुस्सा करेगा तो अलग तरह की आवाज निकालेगा, और जब रोमांटिक होगा, अपनी बाघिन को बुलाना होगा, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, है ना, तो क्या करेगा? एक दूसरी तरह की आवाज निकालता है साथियों। जी हाँ, तो हमने बाघ को जाना, एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि बाघ पर बहुत क्वेश्चन आता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, अंधेरे में देखने की क्षमता हमसे 6 गुना ज्यादा होती है, और इसकी मूंछ अंधेरे में रास्ता ढूंढने को मदद करती है, और अपने शिकार को भी पहचानने में मदद करती हैं। अब ये अपने मूत्र की गंध छोड़ते हैं, जिससे और इनकी गंध के आधार पर आसानी से पहचान सकते हैं। अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं, गुस्से में अलग, और अपनी बाघिन को बुलाने के लिए अलग तरह की आवाज निकालते हैं। साथियों, बाघ जब घुर्राता है, क्या करता है? बाघ जब घुर्राता है तो उसके जो घुर्राने की आवाज है वो लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। जी हाँ, सोचिए कितनी भयंकर आवाज निकालता होगा। किसी के सामने आवाज निकाल दे तो समझो आधा तो वो वहीं मर जाए। इसके घुर्राने की आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। हवा से जब पत्ते हिलते हैं, जी हाँ, इसके अंदर एक और विशेष क्वालिटी है कि जब पत्ते आपके आसपास पेड़ पौधों के पत्ते हिलते हैं तो आप पता ही नहीं लग पाते कैसे हिल रहे हैं, कोई आदमी हिला रहा है, कोई जानवर हिला रहा है, या हवा से हिल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक विशेष क्षमता है कि जब पत्ते हिलते हैं तो वह बता देता है आसानी से, या उसको पता चल जाता है आसानी से। बताएगा तो खैर वो क्या, किसी को कहने का मतलब है कि वो समझ लेता है कि ये जो पत्ते हिले हैं ये हवा से हिले हैं या किसी शिकार ने। इसके लिए शिकार मतलब कोई मनुष्य भी हो सकता है, जानवर भी, वो तो इसके लिए तो सभी शिकार ही होंगे। तो हवा से जब पत्ते हिलते हैं और शिकार की वजह से जब झाड़ियों में आवाज होती है, इन दोनों आवाज में हुए अंतर को बाघ बहुत आसानी से पहचान लेता है। जी हाँ, बाघ के दोनों कान अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूमते हैं, इनको काफी घुमा लेता है, और जिससे उसके दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा कर लेते हैं। इनको काफी हद तक घुमा करके ये दूर तक की आवाज भी, ध्वनि को भी महसूस कर लेता है। जो आपने अभी मैंने बताया कि हवा से हिले हैं पत्ते या किसी शिकार ने हिलाए हैं, तो वो इन कानों को इस प्रकार से प्रयोग करके उनको जान पाता है। और साथियों, सभी ने बाघ को देखा है, आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, इसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं। इसकी आयु लगभग कितनी होती है? 26 साल होती है। जी हाँ, और इसके बच्चे का जो वजन है
पैदा होने पर लगभग आधा किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक होता है। देखिए कैसे देख रही है बाघिन, क्यों देख रही है? क्योंकि बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और बाघिन समूह की नेता होती है। तो ये कौन है? बाघिन है, ये समूह की नेता है, तो एटीट्यूड तो होगा ही ना भाई साहब ज्यादा। तो बाघिन और बच्चे क्या रहते हैं? समूह में रहते हैं, और जो बाघिन होती है वही कौन होती है? इनके समूह की नेता या मुखिया होती है। भैया हमें मत देखो ऐसे, हम तो जा रहे हैं, तुम्हें से दूर, तुम तो गुस्से में देख रही हो हमें। तो साथियों हमने बाघ को जाना, चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर, व्हेल फिश। जी हाँ, व्हेल आपने खूब पढ़ा है, सुना है। हम बहुत ही तेजी से अपने साथियों कंटेंट को कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, उनको कवर करना है। साथियों आपको इसी वीडियो के माध्यम से, इसी लेक्चर के माध्यम से आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। अभी आप ईवीएस की क्लास अटेंड कर रहे हैं, साथ ही आपको जल्द ही सीडीपी की भी क्लासेस मिलने वाली हैं, जिसमें आप सीडीपी के सीटेट के महत्वपूर्ण चैप्टर्स में हम चर्चा करेंगे। तो सभी साथियों से फिर निवेदन है कि आप हमसे जुड़े रहें, और आपको आगे भी अन्य चीजों का भी बहुत लाभ मिलने वाला है। तो चलते हैं अगले बिंदु की ओर, व्हेल। जी हाँ, व्हेल। तो अगर हम बात करें व्हेल की, तो यह पानी में रहती है, लेकिन कैसी है? एक स्तनधारी जीव है। जी हाँ, जो व्हेल फिश है वो रहती तो पानी में, लेकिन वो कैसी जीव है? एक स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव किसे कहते हैं? जो बच्चा पैदा करती हैं, जिनमें मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो व्हेल बेशक पानी में रहती है, लेकिन कैसी जीव है? एक स्तनधारी जीव है, क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। हाथी को हमने कहा था स्थल मंडल का। जी हाँ साथियों, याद रखना है, हाथी को हमने कहा था स्थल मंडल का, लेकिन किसी भी मंडल की बात करो, स्थल मंडल और चाहे आपका जल मंडल या वायुमंडल, संपूर्ण मंडल की बात करें, तो पृथ्वी की जो सबसे बड़ी जानवर है वो किसको कहा गया है? ब्लू व्हेल को कहा गया है। और साथियों याद रखना, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं? गलफड़ों से। लेकिन ये किससे सांस लेती है? फेफड़ों से सांस लेती है। जी हाँ, मनुष्य कैसे सांस लेते हैं? फेफड़ों से। तो इसके अंदर भी फेफड़े पाए जाते हैं। ज्यादातर मछलियां सांस किससे लेती हैं? हमारे गलफड़ों से। लेकिन ये किससे लेती है? फेफड़ों से सांस लेती है। और इसकी आयु लगभग 90 साल होती है। जी हाँ, कितनी होती है? 90 साल होती है। सभी साथियों अगला बिंदु देखेंगे, डॉल्फिन। जी हाँ, डॉल्फिन। तो यह पानी में रहती है, परंतु स्तनधारी है। जैसे कि आपकी ब्लू व्हेल पानी में रहती है लेकिन स्तनधारी है, क्योंकि यह भी क्या करती है? बच्चों को जन्म देती है। और ये क्या करती है? यह भी फेफड़ों से सांस लेती है, और इसकी आयु लगभग कितनी होती है? 50 साल होती है। और व्हेल की कितनी थी? 90 साल। बाकी दोनों की बातें लगभग सेम है, बस व्हेल की एक बात अलग और है कि वो पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है और इसकी आयु लगभग 90 साल है। वहीं बात करें डॉल्फिन की, पानी में रहती है, स्तनधारी है, बच्चों को जन्म देती है, फेफड़ों से सांस लेती है, सभी बातें समान है। बस एक बात का अंतर है कि इसकी आयु लगभग 50 साल है और व्हेल की हमारी लगभग 90 वर्ष होती है। चलते हैं साथियों अगले बिंदु की ओर, अंधी डॉल्फिन। जी हाँ, अंधे डॉल्फिन या इसे सुसु भी कहते हैं। जी हाँ, अंधी डॉल्फिन या सुसु भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। जी हाँ, याद रखिएगा, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? अंधी डॉल्फिन या सुसु। यह कैसी मानी जाती है? यह बुद्धिमान होती है और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। जी हाँ, अंधी डॉल्फिन जो है, जो सुसु मछली है, ये बहुत ही समझदार और बुद्धिमान कही जाती है, और ये मनुष्य के साथ बहुत आसानी से जल्दी घुल मिल जाती है, फ्रेंडशिप कर लेती है। अंधी बेशक है लेकिन मनुष्य को पहचानती जानती है, बहुत अच्छी मछली है। तो जी, तो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है अंधी डॉल्फिन या सुसु। यह बुद्धिमान होती है और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। वहीं अगला बिंदु आपके सामने बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे बाघ है, जिराफ है, हाथी है, उसी प्रकार से शेर पर भी आधारित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे सीटेट एग्जामिनेशंस में। तो चलते हैं, शेर, इसको जंगल का राजा कहा जाता है। जी हाँ, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। तो जंगल का राजा कौन है? सबको पता है कौन है? शेर है, शेर है, शेर है। तो जंगल का राजा शेर कैसा होता है? यह मांसाहारी होता है। जी हाँ, शेर जो है वो मांसाहारी होता है और इसकी आयु जो है लगभग 14 साल होती है। 14 साल, देखो कितना छोटा जीवन है, लेकिन जीता कैसे है? राजा की तरह। तो देखिए, जीवन बड़ा होने से कुछ नहीं है,
जीवन बड़ा होने से कुछ नहीं है, जीवन महान होना चाहिए, चाहे छोटा हो, लेकिन महानताओं से भरा हुआ होना चाहिए, उपलब्धियों से भरा हुआ होना चाहिए। तो वह जीवन भी एक संपूर्ण जीवन है। एक बहुत लंबी उम्र जीने से कोई विशेष लाभ नहीं है अगर आपने उसमें कोई विशेष उपलब्धियां हासिल नहीं की है, ऐसा कहा भी जाता है। तो शेर बेशक 14 साल की आयु होती है, लेकिन जंगल का कौन होता है? राजा। देखो हाथी और इन सबकी कितनी कितनी आयु है, लेकिन ये जंगल के राजा नहीं है। राजा कौन है? हमारा शेर। 14 साल की आयु में भी जंगल का राजा बनने का हौसला रखता है हमारा शेर। तो जिंदगी कैसे जियो? शेर की तरह जियो। ऐसा अक्सर क्यों कहा जाता है? तो इनके पीछे यही कारण है। यह भूरे रंग का होता है, आप तस्वीर में देख ही रहे हैं, लेकिन देखने में बड़ा सुंदर प्यारा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में इतना प्यारा नहीं होता। पास पहुंच गए तो दिक्कत हो जाएगी। यह अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है, बिल्कुल बाघ की तरह। इसकी भी अपनी मूंछें होती हैं जो एक्टिवेट रहती हैं, बड़ा अच्छा इसका मदद करती हैं। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है, अपने कानों की मदद से शिकार की धीमी से धीमी आवाज को भी सुन लेता है। साथ ही अंधेरे में ये मनुष्य से लगभग 6 गुना ज्यादा देख सकता है, बिल्कुल बाघ वाली जो क्षमताएं हैं वही। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर लगभग 1 से 2 किलोग्राम होता है। उसका जो था बाघ का वो 1 से 1.5 किलोग्राम हुआ करता था। बाघिन बैठी हुई है आपके सामने, वो शेरनी बैठी हुई है आपके सामने अपने बच्चों के साथ। 1 से 2 किलोग्राम इस बच्चे का वजन होता है। देखने की क्षमता इनकी मनुष्य के मुकाबले 6 गुना अधिक होती है। शेरनियां और बच्चे समूह में रहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसे ही बाघ के साथ भी था, बाघ और जो बाघिन होती थी और उसके बच्चे साथ साथ रहते थे। ठीक है, तो ऐसे ही शेरनियां और बच्चे समूह में रहते हैं। और जो बाघनी होती थी, जो सबसे ज्यादा आयु की होती थी, यानी कि सबसे बड़ी उम्र दराज वाली जो बाघिन होती थी, वही अध्यक्ष होती थी या उनकी नेता होती थी या मुखिया होती थी। उसी प्रकार से शेरनी भी समूह की नेता होती है। और बिल्कुल बाघ और शेरनी के कैरेक्टर लगभग सारे बिल्कुल मैच करते हैं। शेर के नर बच्चे 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़कर चले जाते हैं। तो 2-3 साल तक तो इनके बच्चे, यानी कि जो भी आपके पुल्लिंग है, यानी कि शेर हैं, क्योंकि शेरनी तो ग्रुप में रहती है ही, तो जो शेर बच्चे हैं वो 2-3 साल तक तो अपनी मम्मी, चाची, मौसी आदि के साथ रहते हैं। उसके बाद वो भी अपने निकल जाते हैं और शेरनी और फिर जो उनके बच्चे हैं वही उनके साथ शामिल रहते हैं। तो शेर से संबंधित ये बात हमने जानी। एक और बात जान लेते हैं। शेर अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र इलाके को पहचान लेता है और शेर की भी दहाड़ बिल्कुल बाघ की तरह काफी दूर तक सुनाई देती है, लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। हमने ऐसा पढ़ा भी था बाघ के संदर्भ में। तो इसकी दहाड़ बहुत दूर तक जाती है। साथियों, अगला बिंदु कि किस किस जानवरों को हम किसके लिए पालते हैं या किस किस के लिए ये उपयोगी होते हैं, अक्सर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जी हाँ, हाथी के मरने के बाद उसके दांतों की बहुत कीमत है। हाथी को उसके दांतों के लिए मारा जाता है। गैंडे के जो सींग होते हैं उसके लिए इसका शिकार ये किया जाता है, इसको मारा जाता है। और शेर, मगरमच्छ और सांप, इनकी खाल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, लाभदायक होती है, इसलिए शेर, मगरमच्छ, सांप को खाल के लिए मारा जाता है। और वहीं बात करें कस्तूरी हिरण की, जी हाँ, कस्तूरी हिरण वही खुशबू वाला। तो कस्तूरी हिरण को किस लिए मारते हैं? खुशबू के लिए। जी हाँ, तो हाथी, गैंडे, शेर, मगरमच्छ, सांप, कस्तूरी हिरण आदि का शिकार किया जाता है। हाथी का शिकार दांतों के लिए, गैंडे का शिकार सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप का शिकार खाल के लिए किया जाता है। और वहीं कस्तूरी हिरण का जो शिकार है वो खुशबू के लिए किया जाता है। चलते हैं अपनी अगली बिंदु पर और हमारी आज की इस क्लास के अंतिम चरण में हम आ चुके हैं और इसी के साथ हमारे जो जानवर हैं वो समाप्त होंगे। चलिए, लेकिन पहले इस बिंदु पे चर्चा करते हैं, फिर आगे की बात जब करते हैं। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से जीव के बच्चे को क्या कहा जाता है। जी हाँ, कौन से जीव के बच्चे को क्या कहा जाता है। जैसे कपी है, कपी के बच्चे को क्या कहा जाता है? जी, उसको तो बच्चा ही कहा जाता है। लेकिन बात करें भालू की, जी हाँ, जो भालू होता है उसके बच्चे को शावक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भालू के बच्चे को क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। वहीं जो मेढक का बच्चा होता है, जो शुरुआती स्टेज का बच्चा होता है, जो नवजात शिशु जिसे आप कह देते हैं, उनके लिए अलग नाम भी लिए गए हैं कुछ जानवरों के, तो हम उसी में चर्चा कर रहे हैं। तो मेढक के संदर्भ में उसके बच्चे को क्या कहा जाता है? टैडपोल कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है? मेढक के बच्चे को टैडपोल कहा जाता है। वहीं शेर के बच्चे को क्या कहते हैं?
जी हाँ, शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। और जो भी हमारे पक्षी हैं, पेंगुइन है, कोआ है, इनके बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा कहते हैं। मुर्गे के बच्चे को भी क्या कहते हैं? चूजा कहते हैं। जी हाँ, तो पक्षियों के, पेंगुइन, कोआ, मुर्गा आदि के बच्चों को क्या कहा जाता है? चूजा कहा जाता है। वहीं बात करें साथियों तितली, तो तितली के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहा जाता है। जी हाँ, जो तितली के जो शुरुआती स्टेज है उसको कैटरपिलर कहा गया है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। और वहीं साथियों ऊंट, हाथी, जिराफ या गाय, भैंस आदि के बच्चों को क्या कहा जाता है? बछड़ा या बछिया कहा जाता है। जी हाँ, गाय भैंस का तो आपने खूब सुना होगा, बछड़ा या बछिया। उसी प्रकार से ऊंट, हाथी, जिराफ, याक आदि के बच्चों को भी क्या कहा जाता है? बछड़ा या बछिया कहा जाता है। और वहीं साथियों बात करें अगर बाज की, जी हाँ, किसकी? बाज की, तो बाज के बच्चे को इयास कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है? इयास कहा जाता है। वहीं बात करें घोड़ा या जेब्रा, तो इनके बच्चों को भी बछड़ा या बछड़ी कहा जाता है। कंगारू, जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, कंगारू के बच्चे को जोई कहते हैं। क्या कहते हैं? कंगारू के बच्चे को जोई कहते हैं। और बंदर के बच्चे को शिशु कह देते हैं। और खरगोश के बच्चे को बन्नी कहते हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, खरगोश के बच्चे को बन्नी कहते हैं। भेड़ के बच्चे को, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मेमना कहा जाता है। भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। तो साथियों हमने जाने कि कौन कौन से जीव के बच्चे को क्या क्या कहा जाता है। कपी के बच्चा, भालू के बच्चे को शावक कहते हैं, मेंढक के बच्चे को टैडपोल कहते हैं, शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, पक्षी, पेंगुइन, कोआ आदि के बच्चों को चूजा कहते हैं, तितली के बच्चे को कैटरपिलर, ऊंट, हाथी, जिराफ, याक आदि के बच्चे को बछड़ा या बछिया, और बाज के बच्चे को इयास कहते हैं। वहीं कंगारू के बच्चे को जोई, बंदर के बच्चे को शिशु, और खरगोश के बच्चे को बन्नी, और साथ ही भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। तो साथियों इसी के साथ हमने आज की अपनी इस क्लास तीसरी में ईवीएस की जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक वाइज क्लास में हमने जानवर से रिलेटेड क्वेश्चंस पॉइंट्स पर चर्चा की, जो कि आज हमारे जानवर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमने सारे पॉइंटों पर चर्चा की। अगली क्लास में साथियों जल्दी आपसे मिलते हैं। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे अपने जानवरों से रिलेटेड ही है, लेकिन वो है पक्षी। तो साथियों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वैसे आपके हमें कमेंट्स मिल रहे हैं बराबर, और कुछ बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पर आकर के कमेंट कर रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। तो हालांकि माहौल सकारात्मक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है, कोई आपका सुझाव है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। हम बिल्कुल उसमें सुधार करने का या जो भी चीज़ें हैं उनको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों का सवाल है कि हमें इन टॉपिक्स की PDF कैसे मिलेगी, हमें अगर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हो, वहाँ पर अपने नाम से मैसेज छोड़ें और अपना क्वेश्चन छोड़ें या PDF लिख कर छोड़ दें। हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे और आपको PDF प्रोवाइड कराने का तरीका बता देंगे। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।